नेक्स्ट है देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब इस चैप्टर का, पूरे प्लांट फिजियोलॉजी का दिल है। 2023 में, यही साल, मैंने बोला है लेक्चर के स्टार्ट में कि 2 क्वेश्चन आए लगातार, ऐसे एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मेरे वाले सेट में तो वैसा, तो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट पार्ट, तो ध्यान दो। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGR स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके, दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स। इंडोल कंपाउंड्स कौन से हैं? इंडोल के डेरिवेटिव्स इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IAA। फिर वो एडेनिन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं एन फरफ्यूराइल बोलते हैं इसको, फरफ्यूराइल अमीनो फ्यूरिन। ये कभी 2 साल में मुझे प्रोनाउंस करने का काम ही नहीं पड़ा, तो ये ऐसा है। काइनेटिन तो ये है एडेनिन के डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स ABA एब्सिसिक एसिड। टर्पीन्स क्या होते हैं? गिबरेलिक एसिड GA3, ये याद रखना है आपको। और गैसेस है इथाइलिन C2H4। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स इन लिटरेचर। इनको ये सारी चीजें बोली जाती है। देखो ब्रॉडली 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को, ये आप रीड करना, या फिर कुछ इतना दे नहीं रखा है, मैं बोलती हूँ आपको। तो 2 कौन से मेन ग्रुप है? एक तो प्रमोटिंग, दूसरा इनहिबिटिंग। प्रमोटिंग मतलब जो भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है वो प्लांट की ग्रोथ को या फिर बहुत सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, और इनहिबिटिंग मतलब वो स्टॉप कर रहे हैं कोई ना कोई चीजें। तो ये हो गए 2 टाइप के हार्मोन्स। प्रमोटिंग में कौन आते हैं? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। याद रखना 5 ही हार्मोन्स पढ़ने हैं हमें, लेकिन बहुत अच्छे से। ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन आएगा प्रमोटिंग हार्मोन में। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन का काम बस रोकना है। इथाइलिन क्या करता है, लाइक दोनों तरफ है इथाइलिन, वो प्रमोटिंग भी है वो इनहिबिटिंग भी है, लेकिन उसको मेनली इनहिबिटिंग में कंसिडर करेंगे। और एब्सिसिक एसिड तो पूरा लाइक इनहिबिटर ही है, वो सारी स्टॉप करने वाली चीजें करता है। या आप रीड करना, द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी कैसे हुई वो एक एक करके देखेंगे अभी। सबसे पहले तो interestingly the discovery of each 5 major PGR have been accidental. 5 discoveries accidental थी। All this started with observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin when they observed that coleoptiles of canary grass, याद रखना canary grass, responded to unilateral illumination by growing towards light source, phototrophism। तो देखो इनको ऐसे हुआ कि लाइक इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे सनलाइट ज्यादा आ रहा है तो ग्रास उसकी तरफ ऐसे बेंड कर रहा है, इसमें पिक्चर में बताया है ऐसे, तो ऐसे ग्रास उसकी तरफ बेंड कर रहा है। तो इनको लाइक एग्जैक्ट पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, तो इनको लगा कि लाइक प्लांट सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है। ये इस रीजन से होता है, जहाँ से सनलाइट आ रही है उस तरफ की ऑपोजिट साइड, मतलब अगर ये वाली साइड से सनलाइट आ रही है तो यहाँ पे एक सेकेंड को, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है, और वो ऑक्सीजन लाइक टिप्स पे ही ज्यादा सिक्रीट होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है और यहाँ के जो सेल्स है वो इलोंगेट हो जाते हैं, और वो सेल इलोंगेट होने की वजह से यहाँ के सेल्स छोटे छोटे होते हैं। तो इस रीजन से वो लाइक ऐसे टिल्ट करता है, लेकिन पहले अभी इनको पता नहीं था, इन दोनों को, चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे को। After a series of experiments, it was concluded that tip of coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of entire coleoptile. Oxygen was isolated from FW vent, मतलब FW vent ने उसको isolate किया from tips of coleoptiles of ओट सीडलिंग्स, तो इसने ओट सीडलिंग से उसको आइसोलेट किया बाद में, पर यहाँ पे जो ऑक्सीजन वाली चीज थी वो ऑक्सीजन ही था, बट इनको पता नहीं था। नेक्स्ट है गिबरेलिन। गिबरेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो देखो एक राइस के सीडलिंग्स थे, राइस के सीडलिंग्स, उसमें एक डिजीज हुआ, उसका नाम था बकाने, फुलिश सीडलिंग डिजीज। ये डिजीज कैसे हुआ? एक पैथोजन था गिबरेला फ्यूजिकुराई, गिबरेला फ्यूजिकुराई नाम का जो पैथोजन था वो, मतलब वो फंगस लग गया, फंगल पैथोजन, इस प्लांट पे वो फंगस लग गया राइस के सीडलिंग्स पे, तो वो कंटिन्यूअसली ग्रो करने लगे और वो इतने लाइक वेरी फास्ट ग्रोथ होने लगी थी उनकी। तो ये ई कुरोवासा था, एक साइंटिस्ट ई कुरोवासा, 1926 में रिपोर्ट किया उसने कि ऐसा क्यों हो रहा है।
ये फंगस ऐसा क्या करता है कि प्लांट इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है और बाद में वो मर भी जाता है, ऐसा कुछ। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो ई क्रोवासा ने अपीयरेंस of symptoms of disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrates of fungus, the active substances were later identified as gibberellic acid. तो हमको बाद में पता चला कि ये फंगस ऐसा लाइक एसिड रिलीज करता है, गिब्रेलिक एसिड, जिसकी वजह से प्लांट की कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। गिब्रेलिक एसिड मैंने बोला था प्रमोटर में आता है, तो वो बहुत ग्रोथ कराता है। इसका लाइक एजेंडा है ऐसा कि हर जगह इसको बस ग्रोथ करानी, तो साइज में लेंथ में इंक्रीज करा देता है ये। नेक्स्ट है साइटोकाइनेंस। तो F2 और उसके कोवर्कर ने क्या किया, देखो, ऑब्जर्व दैट फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स, हाँ, द कैलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्लोरिफिलेटेड ओनली, मतलब देखो सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, उसके मास को बोलते हैं कैलस। वो उनको इंटरनोडल सेगमेंट्स में मिला टोबैको प्लांट के। तो इन्होंने ये देखा कि ये तब ही ग्रो करते हैं जब इनको, ये जो कैलस है वो तब ही डिवाइड करेगा जब इनको एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू या फिर ईस्ट का एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए, ये सारी चीजें, मतलब इनमें से कोई भी एक अगर मीडियम में प्रेजेंट रहा तो ही ये कैलस जो है वो ग्रो करता है। तो ऐसा क्यों? इन एडिशन टू ऑक्सिन्स द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यूट्रिएंट मीडियम इन सब में से कुछ तो एक चाहिए न्यूट्रिएंट मीडियम में। मिलर 1955 में लेटर आइडेंटिफाई किया उसने क्रिस्टलाइज्ड साइटोकिनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस टर्म्ड एज काइनेटिन। तो जो काइनेटिन है वो साइटोकाइनेसिस प्रमोट करने वाला है, ये सेल डिविजन में। साइटोकाइनिन जो पूरा फाइटो हार्मोन है, इट्स मोस्टली अबाउट सेल डिविजन, बहुत सारी और भी चीजें हैं बट सेल डिविजन कराता है। और इसका कुछ एक, हाँ, आई विल टेल इट लेटर, तो वहाँ पे साइटोकाइनिन का तो पूरा पैराग्राफ है अलग से। तो वो इसकी डिस्कवरी ऐसे हुई थी, देखो मिलर ने किया था सबसे पहले, वो जो एक्सपेरिमेंट था, मतलब उन जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ ये वाली चीजें एक्सट्रैक्ट, ये वाली चीजें मीडियम में होने की वजह से एक्सट्रैक्ट ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए, तो इन चारों में से कोई एक चीज होने पे ही कैलस प्लोरिफिलेट करेगा। नहीं तो बाद में मिलर ने आइडेंटिफाई किया कि काइनेटिन नाम का सब्सटेंस आगे चल के। During mid-1960s, 3 independent researchers reported purification of chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors, inhibitor B, abscission 2, dormant। ये 3 टाइप के इनहिबिटर्स मिले, इनको बाद में हमने एक ग्रुप में डाल दिया, वो था एब्सिसिक एसिड, मतलब एक ही था वो। Later all 3 were proved to be chemically identical. It was named एब्सिसिक एसिड। HH कजिन्स, अभी ये है इथाइलिन की डिस्कवरी। HH कजिन्स 1910 में confirmed the release of volatile substance from ripened oranges। ripened oranges मतलब सड़े हुए ऑरेंजेस से जो volatile substance निकल रहा था, उस पे बात की इन्होंने। has in the ripening of stored unripened bananas, तो ये जो substance रिलीज हो रहा था ये था इथाइलिन का पे गया, हाँ, इथाइलिन होता है। अभी ये क्वेश्चन है, अकेला गेशियस पीजीआर है इथाइलिन जिसने, और इसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सड़े हुए जो ऑरेंजेस है उससे निकल रहा है और ये बनानास को भी सड़ा दे रहा है, तो ये सड़ाने वाला क्या बोलेंगे, फाइटो हार्मोन है। गैशियस पीजीआर, फिर आगे देखते हैं अभी क्या क्या बोला है। सबसे पहले तो ऑक्सिन्स was first isolated from human urine. The term auxin is applied to indole 3 acetic acid IAA, ये ऑक्सिन है, and to other natural and synthetic compounds have certain growth regulating properties. They are generally produced by growing apices में मिलते हैं जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है। Where they migrate to regions of their action, auxins like IAA, indole butyric acid, have been isolated from plants। NAA, naphthalene acetic acid, ये भी ऑक्सिन में आता है। एंड मतलब ये वाले है ना सिंथेटिक ऑक्सिन्स है। सिंथेटिक ऑक्सिन्स कौन से है? NAA, naphthalene acetic acid, और 2,4-D मतलब 2,4-dichlorophenoxy acetic acid are synthetic auxins. All these auxins have been used extensively in agricultural and horticultural practices. They help to initiate rooting in stem cuttings and application widely used for plant propagation. ये rooting, stem cutting इन सारी चीजों में काम आते हैं। Auxins promote flowering in pineapples में flowering promote करेंगे। They help to prevent fruit and leaf drop at early stages में गिरने नहीं देंगे,
फ्रूट को एंड ऑल कच्चा, बट प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्डर मेच्योर लीव्स। तो ये लाइक न्याय करेगा सबके साथ कि जिनको गिर जाना चाहिए, जो ओल्डर है उनको गिरा देता है, जो यंग है उनको होल्ड करके रखता है। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लैटरल एक्सिलरी बड्स। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब एक सेकंड, ग्रोइंग एपिकल बर्ड की वजह से लैटरल बर्ड्स ग्रो नहीं कर पाते, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। सिर्फ एपिकल बर्ड ही डोमिनेट करता है। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, डीकैपिटेशन, आपको ये बात पता होनी चाहिए डीकैपिटेशन का मीनिंग क्या है। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, शूट की टिप्स को अगर हमने रिमूव कर दिए, यूजुअली रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, इससे लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ होंगी, बिकॉज एपिकल मेरिस्टेम ही हमने कट कर दिया तो फिर लैटरल को ग्रो करने का चांस मिलेगा ना। It is widely applied in tea plantation hedge making. Auxins also induce parthenocarpy in tomatoes. देखो एक बात बोल रही हूँ मैं, सारी चीजें जितनी भी ऑक्सिन के बारे में, जितने भी प्लांट हार्मोन्स के बारे में बोली गई है वो आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन आता है यहाँ से। Auxins also induce parthenocarpy in tomatoes. कौन करता है parthenocarpy in tomatoes? Auxins. They are widely used as herbicides. अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, 2,4-D, ये जो 2,4-D है वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडोनस वीड्स, ये डाइकॉट वीड्स को किल करेगा विदाउट हार्मिंग मोनोकॉट प्लांट्स। इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स, ये वाला यूज होता है, कौन सा वाला याद रखना, 2,4-D। ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिविजन। जाइलम डिफरेंशिएशन, सेल डिविजन, ये सारी चीजों में ऑक्सिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक हमारा फाइटो हार्मोन हो गया। नेक्स्ट है गिब्रेलिन्स, ये वाला भी लाइक ये ग्रोथ हार्मोन्स है ये सारे। गिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर। देयर आर मोर देन 100 गिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगाई, हायर प्लांट्स। दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे लाइक गिब्रेलिक एसिड्स है। हाउएवर गिब्रेलिक एसिड वाज वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब GA3 जो था वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था एंड रिमेन्स मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म। GA3 सबसे ज्यादा स्टडीड है। ऑल GAs आर एसिडिक, एसिड है गिब्रेलिक एसिड। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इन प्लांट्स। देयर एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज लेंथ ऑफ, देखो लेंथ ऑफ एक्सेस यूज टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। अभी इसका वही काम है ना कि लेंथ बढ़ाना, तो ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ इंक्रीज करने के लिए भी गिब्रेलिन्स को यूज किया जाता था, मतलब जाता है। गिब्रेलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप, उसका शेप अच्छा हो जाता है, बड़ा होता है एप्पल। दे ऑल्सो डीले सेनेसेंस, सेनेसेंस भी डीले करते हैं, इससे बुढ़ापा भी लेट आता है। एंड दस द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर एज टू एक्सटेंड मार्केट पीरियड, तो अभी फ्रूट भी ज्यादा देर रह सकते हैं प्लांट पे। GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीवरी इंडस्ट्री। ये सारी चीजें जितनी भी मैंने ये पैराग्राफ में बताई आपको ये याद रहनी चाहिए गिब्रेलिन्स के बारे में, ये गिब्रेलिन्स की वजह से हो रहा है। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद गिब्रेलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। अब स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो गया तो फिर 20 टन्स पर एकड़, इतनी हमारी यील्ड बढ़ गई है, thus increasing the yield 20 tons per acre. Spraying juvenile conifers with GAs hasn't the maturity period, thus leading to early seed production. Juvenile conifers पे यही क्वेश्चन था आई गेस कि हाँ यही था शायद जुवेनाइल कॉनिफर्स वाला क्वेश्चन। तो क्या है हार्मोन का नाम? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन या गिब्रेलिन पता नहीं, बट एनीवेज आपका आयल्स नहीं हो रहा है वहां पे जो आपको स्पीक करना पड़ेगा, तो प्रोनाउंसिएशन कितने भी खराब रहे चलेगा, सो डोंट क्रिटिसाइज मी ओवर माय प्रोनाउंसिएशन। हाँ तो वही बोल रही थी मैं कि जुवेनाइल कॉनिफर्स पे अगर GA हमने छिड़के गिब्रेलिक एसिड तो मैच्योरिटी पीरियड फास्ट हो जाता है, फास्ट मैच्योर होता है और तो हमें सीड्स जल्दी मिल जाते हैं। जिब्रेलिन्स ऑल्सो प्रमोट बॉल्टिंग इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, इंटरनोड का इलोंगेशन इन बीट कैबेज एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। तो ये भी याद रखना, बीट कैबेज एंड मेनी प्लांट विद रोजेट हैबिट। साइटोकाइनेंस अगला हमारा है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस हैव स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑन साइटोकाइनेसिस बोला मैंने डिविजन में, वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन मॉडिफाइड फॉर्म। अभी देखो ये डिस्कवर कैसे हुए थे, यहाँ पे भी इन्फो दिए वाली है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन और प्यूरिन, एडेनिन का मॉडिफाइड फॉर्म काइनेटिन। पहली बात ये प्लांट्स में नहीं मिलता है, ये प्लांट में नहीं मिलता है। सबसे पहले तो हमें ये कहाँ मिला था, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA,
तो स्पर्म के हेरिंग नाम की फिश थी, उसके स्पर्म में से हमको ये मिला था, स्पर्म के डीएनए में से। Kinetin does not occur naturally in plants. Search for natural substances with cytokinin-like activities led to isolation of zeatin from corn kernels, coconut milk. तो नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे अभी ये तो एनिमल्स में मिल रहा है ना काइनेटिन, तो इसका लाइक सेम काउंटर पार्ट बोल सकते हैं या फिर करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऐसा कुछ बोल लो आप, तो वो है जिएटिन। तो जिएटिन हमको कहाँ से मिलेगा? प्लांट्स में, कोकोनट मिल्क से, कॉर्न कर्नल से। तो हमने देखा ना कि क्यों डिवीजन में ये इंपॉर्टेंट है। कोकोनट के एक्सट्रैक्ट्स हमने पीछे बात की, ईस्ट एंड ऑल, तो वहां से भी ये मिल सकता है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जिएटिन, सेवरल नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनेंस एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी, ये हमारा मेन उद्देश्य है। सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी चाहिए, तो ये सारा राड़ा उसी की वजह से चल रहा था। Have been identified. Natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occurs. For example, root apices, developing shoot buds, young fruits. It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth, and adventitious shoot formation. ये सारी चीजें. Cytokinins helps overcome the apical dominance. Apical dominance जो चीज है हमने पहले ही पढ़ा, ऑक्सीजन प्रमोट करता है, ये उसको प्रिवेंट करता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, एपिकल डोमिनेंस ये नहीं होने देता है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस डिले क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स लाइक बूढ़े पार्ट्स है, सेनेसेंट लीव्स या सेनेसेंट पार्ट्स है प्लांट के, वहां पे अभी उनको जरूरत नहीं है, तो वो गिर भी गए तो चलेंगे, यहाँ से सारा न्यूट्रिएंट यंगर लीव्स को पास ऑन हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा हार्मोन है इथाइलिन, गैसियस हार्मोन। अभी इसका लाइक बहुत सारा लिख के दिया हुआ है, बट ठीक है, आई विल रीड। लेकिन हाँ, एक चीज आपको याद रखना है, नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट, आपको याद रखना ही है। इथाइलिन के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजों के, तो ये पूरे पांचों हार्मोन रट लो, कुछ भी करो। और मेन चीज आप इसको ना एकदम अच्छे से याद कर सकते हो इफ यू राइट इट डाउन प्रॉपरली, मेक योर प्रॉपर नोट्स अबाउट दीज 5 हार्मोन्स। आप पेजेस बना के चिपका सकते हो वॉल्स पे एंड यू कैन रिवाइज इट, आपको याद हो जाएंगे, फिर चीजें बैठ जाती है एक बार दिमाग में। इथाइलिन इज सिंपल gaseous PGR. It is synthesized in large amounts by tissues undergoing senescence and ripened fruits. तो जो भी बूढ़े पार्ट्स है, senescent पार्ट्स है, सड़े हुए फ्रूट्स है, वो इथाइलिन सिक्रीट करते हैं। Influences of ethylene on plants include horizontal growth of seedlings. अभी देखो क्या क्या होता है, मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। Horizontal growth of seedlings, swelling of axis, apical hook formation in dicot seedlings. याद रखना, apical hook formation dicot seedlings में इथाइलिन promotes senescence and abscission of plant organs, especially of leaves and flowers. Ethylene is highly effective in fruit ripening. It enhances respiration rate during ripening of fruits. This rise in rate of respiration is called respiratory climatic. तो इसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन है नहीं, मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं इस पे मेरी मॉक वगैरह में या फिर बुक्स में क्वेश्चन पढ़ा है मैंने इस पे। इस लाइक जब भी सड़ रहा होता है कोई फ्रूट एंड ऑल, तो उस टाइम रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बर्ड डोर्मेंसी, इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, ये सब इथाइलिन की वजह से हो रहा है। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। इसमें भी क्वेश्चन था कि डीप वाटर राइस प्लांट्स में कौन करता है? इथाइलिन। It helps leaves upper parts of shoot to remain above water. Ethylene also promotes root growth, root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption for surface, मतलब absorption surface। ये ऐसे लग रहा है ना कि किसी के अवार्ड्स की लिस्ट है या फिर किसी की लाइक तारीफ ही लिखी हुई है, कितना लिखा है उन्होंने इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन ये भी कर लेता है, इथाइलिन वो भी कर लेता है, क्या अभी शादी करा है इथाइलिन की? Ethylene is used to initiate flowering for synchronizing fruit sets in pineapples. एक और अचीवमेंट इथाइलिन की कि ये synchronizing fruit sets in pineapples के लिए इसको डाला जाता है, ये फ्लावरिंग इनिशिएट करता है। It also induces flowering in mango. मैंगो में भी ये फ्लावरिंग करता है। Since ethylene regulates so many physiological processes,
एटलीस्ट इन रियलाइज तो हुआ कितना ज्यादा है ये। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर, काम का भी बहुत है। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफोन। इथेफोन इज एन aqueous solution, is readily absorbed and transported within plants and releases ethylene slowly। तो ये ऐसे slowly इथाइलिन रिलीज कराएगा। इथेफोन हैजन्स फ्रूट राइपनिंग, सड़ाता है फ्रूट्स को, tomatoes and apples, and accelerates abscission of flowers and fruits, thinning of cotton, cherry, walnut. It promotes female flowers in cucumber, thereby increasing their yield। तो cucumber में female flowers ये क्या बोलते हैं, लाइक फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है। ये इतनी सारी चीजें इथाइलिन करता है। गुड। लास्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड। लास्ट, as mentioned earlier, abscisic acid ABA was discovered for its role in regulating abscission and dormancy, but like other PGRs, it also has other wide-ranging effects on plant growth and development। इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। देखो, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया था। It acts as general plant growth inhibitor and inhibits an inhibitor of plant metabolism। ABA inhibits seed germination। सबसे पहले तो ये seed germination inhibit करता है। फिर ABA stimulates closure of stomata and increases tolerance of plants to various kind of stress। बहुत सारे stress से tolerance बढ़ाता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस में भी ये स्ट्रॉन्ग रखेगा, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हार्मोन है ये। ABA plays an important role in seed development, maturation, dormancy। By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth। फिर in most situations, ABA acts as antagonist to gibberellic acid। तो ये ये और गिबरेलिक एसिड के अपने अलग झगड़े हैं, तो दे आर लाइक ऑपोजिट हार्मोन्स। एंटागोनिस्ट मतलब अगेंस्ट ऑफ गिबरेलिक एसिड। We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plants, one or the other PGR we may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plants, one or the other PGR has some role to play। Okay, such roles could be complementary or antagonistic। These could be individualistic or synergistic। तो ये इतने टाइप के कितने मस्त वर्ड लिखे हैं एनसीईआरटी ने। तो ये इतने ऐसे ऐसे रोल्स हो सकते हैं, कभी एंटागोनिस्ट रोल होगा, कभी प्रमोटिंग रोल होगा, कभी इनहिबिटिंग रोल होगा, अभी कभी दो हार्मोन्स के झगड़े भी चल रहे होंगे, तो ऐसी चीजें होती रहती है। नेक्स्ट है, कितना बोला है हार्मोन्स के बारे में। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन लाइफ ऑफ प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर interact to affect that event। Example, dormancy in seeds, buds, abscission, senescence, apical dominance। इन सब चीजों में more than one हार्मोन का हाथ है। देखा हमने कि कितने सारे हार्मोन्स, मतलब पांचों में से बहुत सारे हार्मोन्स डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे डॉर्मेंसी रोक रहे हैं, तो उनका चालू है अपना कुछ कुछ। रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। Along with genomic control and extrinsic factors, they play an important role in plant growth and development। Many of extrinsic factors such as temperature, light control plant growth and development via PGR। Some of such events could be vernalization, पढ़ेंगे आगे, flowering, dormancy, seed germination, plant movements, ये सारी चीजों को affect होता है। We shall discuss briefly the role of light and temperature, both of them the extrinsic factor on initiation of flowering। Initiation of flowering। Thank you. Bye bye.